नमस्कार, धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। हालांकि आज के वीडियो में हम 3 दिन का करंट अफेयर डील करने वाले हैं, क्योंकि संडे हो जाने की वजह से 2 दिन का गैप हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम 1, 2 और 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट को डील करने वाले हैं। अब कुछ और जानकारी इस पूरे सीरीज के बारे में। तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहें। या जो भी चीज आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, इसे भी आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल नहीं हैं तो जल्द से जल्द शामिल हो जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। और अगर हमारे YouTube चैनल में भी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो, आज का कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पिछले वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवालों पर। तो मेरा इस डेली करंट अफेयर सीरीज में एक इनिशिएटिव ये भी है कि वीडियो के अंत में 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के दिए जाते हैं जो पिछले किसी वीडियो पर आधारित होते हैं, और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे, जो कि कुछ छात्र देते भी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो के अंत में जो प्रश्न दिया गया है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले क्वेश्चन का क्या जवाब है सुनते हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो बीते दिनों पूरे इंडियन मीडिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज था, सुर्खियों में था हर जगह, अर्थात न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में यही बात थी क्या कि दिल्ली को मिली चौथी महिला मुख्यमंत्री। तो रेखा गुप्ता जी जो है सीएम बनी दिल्ली की, और ये 4th वुमेन सीएम रही आउट ऑफ 9th सीएम। तो अभी तक 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली के, जिसमें चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी। इससे पहले सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी, आतिशी मार्लेना जी थी, और चौथी नंबर पर ये रही। आपको पता ही होगा कि रिसेंट में दिल्ली में असेंबली इलेक्शन हुआ। टोटल 70 सीटों पर यह इलेक्शन लड़ा गया था, जिसमें से 48 सीट बीजेपी जीतती है और बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आती है लगभग 3 दशकों के बाद, 27 साल बाद। और पिछले 10 साल से जो सत्ता में पार्टी बैठी थी, आम आदमी पार्टी, वो मात्र 22 सीट लेकर आती है, और अब दिल्ली के असेंबली में वो विपक्ष की जिम्मेदारी पूरा कर रही है। इस घटना के बाद, अर्थात सीएम नियुक्ति के बाद, काफी और भी डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कैग का रिपोर्ट आया है और भी कई रिपोर्ट आने हैं। ठीक है, तो लगातार आप उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा उसे तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। अगला क्वेश्चन था कि जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका जवाब क्या है? यूएसए के द्वारा विकसित की गई है। जब मैंने ये टॉपिक आप लोगों को इस डेली करंट अफेयर सीरीज में पढ़ाया था, उसके बाद, अर्थात अभी 1-2 दिन पहले की भी बात है, आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर एक अप्रत्याशित घटना हुई। 2 इंपॉर्टेंट लीडर, 2 बड़े लीडर, 2 देशों के लीडर, ट्रंप साहब और जेलेंस्की साहब, उनकी मीटिंग हो रही थी अमेरिका में, ओवल ऑफिस में, और वहां पर मीडिया के सामने फॉर्मल जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर एक अनडिप्लोमेटिक इंसिडेंट हुआ कि 2 लीडर आपस में क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। बहस क्या कर रहे हैं? ट्रंप साहब जेलेंस्की साहब को बहुत खरी खोटी सुना रहे हैं, और उसी खरी खोटी सुनाते में एक स्टेटमेंट ट्रंप साहब ने यह दिया था कि ओबामा गेव यू शीट्स, ओबामा गेव यू शीट्स एंड आई गेव यू जेवलिन। ये इसी जेवलिन की बात हो रही थी। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, हम क्यों डिस्कस किए थे? मतलब इस जेलेंस्की और ट्रंप साहब के बहस से पहले ही हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस किए थे? क्योंकि हमारे इंडियन मीडिया में भी ये बात बताई जा रही है, हमारे सरकार भी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर रही है। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो शोल्डर पर रहता है, शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम बोला जाता है। कंधे में रखकर टारगेट किया जाता है और दागा जाता है मिसाइल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑनररी नाइटहुड इन द यूके? तो इसका सही जवाब क्या है? टाटा के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन जी, इनको मिला है नाइटहुड की उपाधि। क्यों? अमेरिका और यूके के बीच ट्रेड संबंधों को काफी अच्छे स्थिति में लाने के लिए, मजबूत करने के लिए इनको ये उपाधि दी गई है, ये पहचान दी गई है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वन द एशियन
मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 टाइटल? तो इसका सही जवाब क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने चाइना को हराया और यह टाइटल अपने नाम किया। आखिरी क्वेश्चन था कि हाल ही में mRNA आधारित पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? रशिया ने किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब भाई कैंसर का वैक्सीन है इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस को एक बात और बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। वो बात क्या है कि इससे पहले जो वैक्सीन आए थे वो वैक्सीन थोड़े से प्रिवेंटिव नेचर के थे, अर्थात उसको लगाने के बाद कैंसर होने से बचा जा सकता है। लेकिन यह जो वैक्सीन आ रही है ये क्योर वाले फॉर्मेट की है, अर्थात अगर किसी को कैंसर हो गया है तो यह वैक्सीन मरीज के बॉडी में एक ऐसा एंटीजन डेवलप करता है जो कैंसर वाले सेल को मारता है। तो प्रिवेंटिव नहीं है, ये क्योर वाला है, इलाज करने वाला है, कैंसर सेल को खत्म करने वाला वैक्सीन है। अब इस वैक्सीन को रशिया ने डेवलप तो किया ही, और रशिया ने कहा भी कि 2025 के शुरुआत में हम इसके फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि रशिया अभी बहुत ज्यादा व्यस्त दिख रहा है कि इसमें इंटरनेशनल लेवल पर ये जो पीस टॉक को लेकर अलग अलग काम किए जा रहे हैं, अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। पीस टॉक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो अलग अलग पार्टीज कौन है इसमें? एक तो ट्रंप साहब हैं जो हाईली एक्टिव हैं, साथ ही साथ अब यूरोप के बड़े देश और उनके लीडर्स भी आ चुके हैं इस पीस टॉक में अपनी एक्टिविटी देने, जैसे कि यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, चलिए, तो जो छात्रों ने इन सवालों के सही जवाब दिए, जो हमारे इस कीप इट अप सेक्शन में अपना नाम दर्ज करा पा रहे हैं, तो एक तो है लक्ष्मी चंद्राकर, सही जवाब दिया इन्होंने, फिर है माही साहू जी, फिर अमन सागर सिन्हा और आकांक्षा पाटिल जी। तो आप सभी छात्रों के लिए एक बार फिर से इसी तरीके से बने रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें और इसी तरह से जवाब देते रहें। हालांकि इनमें से जो 2-3 नाम हैं वो रेगुलर हैं, लेकिन आप जो बाकी लोग भी ये वीडियो देखा करते हैं, जो सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी मेरा यही आग्रह है कि आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन पर आंसर दें। ठीक है, आप लोग का रिवीजन ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक क्या है? वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? व्हाट परसेंट ग्रोथ हैज इंडिया रजिस्टर्ड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25? थर्ड क्वार्टर कहने का मतलब क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का ये जो अवधि है इसे ही हम क्या कहते हैं? किसी भी वित्तीय वर्ष का क्वार्टर 3। ठीक है, तो 2024-25 के वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अर्थात क्वार्टर 3 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की गई है वो कितनी है? तो इसका सही जवाब है 6.2%। सिर्फ ग्रोथ रेट के बारे में ही नहीं, और भी कई इंपॉर्टेंट डेटा रिसेंट में जारी किए गए हैं मॉस्पी के द्वारा, एनएसओ के द्वारा, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई 2024-25 के थर्ड क्वार्टर पर कितना है? 6.2%। लेकिन जो इस वित्तीय वर्ष के बाकी के क्वार्टर है उसमें क्या रही थी वृद्धि दर? तो जो पहली क्वार्टर थी, पहली तिमाही थी, पहला क्वार्टर था जो कि अप्रैल, मई और जून का होता है, उसमें भारत का वृद्धि दर कितना था? 6.5%। जो दूसरी तिमाही है, दूसरा क्वार्टर है जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों का होता है, उसमें हमारी वृद्धि दर कितनी थी? 5.6%। इसका अर्थ यह है कि अभी तक टोटल 9 महीनों का वृद्धि दर हमारे पास आ चुका है इस वित्तीय वर्ष 2024-25 का। तो इस टोटल 9 महीनों में 2024-25 के वित्तीय वर्ष में कितनी वृद्धि दर देखी गई है? तो इसका जवाब क्या है? 6.1%। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक, तो ये तो 9 महीने का हो गया, तो बाकी 3 महीने का अभी और जब डेटा आएगा तो वो फिर से बताया जाएगा। लेकिन अभी तक के डेटा के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके का ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से ये प्रोजेक्शन दिख रहा है कि पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो ग्रोथ रेट आएगी वो क्या आएगी? तो वास्तविक जीडीपी की ग्रोथ रेट आएगी 6.5% और नाम मात्र जीडीपी की ग्रोथ रेट आएगी 9.9%। अब ये वास्तविक जीडीपी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इंग्लिश में कहते हैं रियल जीडीपी, और नाम मात्र जीडीपी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है? तो जब जीडीपी निकाला जाता है मुद्रास्फीति को एडजस्ट करके या मुद्रास्फीति हटाकर, इन्फ्लेशन हटाकर, तो उस जीडीपी को हम रियल जीडीपी कहते हैं। और नॉमिनल जीडीपी जब आप इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके ही निकालते हैं तो उसे कहा जाता है।
अब क्योंकि मुद्रास्फीति रियल जीडीपी में शामिल नहीं होती, तो जो भी वृद्धि दर देखी जा रही है वो ये माना जाता है कि वो उत्पादन के कारण ही है, ना कि मुद्रास्फीति की वजह से बढ़ी हुई कीमतों की वजह से है। तो आपके ग्रोथ का जो वास्तविक रूप है वो बिना इन्फ्लेशन वाला जीडीपी ही शो करेगा, और इसीलिए रियल जीडीपी से कहा जाता है जिसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की क्या ग्रोथ रहेगी वो तो दिख गया। जो मौद्रिक मूल्य रहने वाला है हमारे जीडीपी का वो क्या रहने वाला है, तो रियल जीडीपी होने वाला है 187.95 लाख करोड़ रुपए। और जब इन्फ्लेशन को आप इंक्लूड करके जीडीपी निकाल रहे हैं, अर्थात नाम मात्र जीडीपी, या इसी जीडीपी को आप क्या कह सकते हैं, जीडीपी एट करेंट प्राइस, जीडीपी प्रचलित भाव में, तो उस समय कितने मौद्रिक मूल्य की जीडीपी आएगी, तो उसका अनुमान दिया गया है 331 लाख करोड़, या फिर आप इसे कह सकते हैं 3.3 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2024-25 के बारे में डेटा तो आया ही, लेकिन साथ ही साथ पिछले कुछ वित्तीय वर्षों के भी जो डेटा थे उसे दोबारा से अमेंड किया गया, रिवाइज किया गया, जैसे कि यह बताया गया कि इससे पहले का जो वित्तीय वर्ष था अर्थात 2023-24 में, उस समय हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी आई है, 9.2%, और यह पिछले 12 साल में सबसे अधिक है। बस एक साल को अपवाद की तरह छोड़ दिया जाए, और वो अपवाद वाला साल कौन सा है, 2021-22, जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी आ गई थी, 9.7%। तो 2021-22 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2023-24 वाला जो वित्तीय वर्ष रहा है वो पिछले 12 सालों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कराने वाला वित्तीय वर्ष रहा है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ और भी डेटा है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2024-25 में प्रचलित भाव में अर्थात करंट प्राइस में क्या जीडीपी की मौद्रिक मूल्य आ रही है, अनुमान लगाया जा रहा है तो 331 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन 2023-24 में करंट प्राइस पर जीडीपी कितनी थी, 301.2 लाख करोड़। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 9.9%। ठीक है, तो जब आप जीडीपी पढ़ते हैं इसी समय पर आपको प्रति व्यक्ति आय भी पढ़ लेना होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह जो प्रति व्यक्ति आय दिया गया है यह भी किस पर दिया गया है, करंट प्राइस पर। और सामान्य तौर पर क्वेश्चन किस तरह के पर कैपिटा इनकम पर पूछा जाता है, रियल पर कैपिटा इनकम पूछा जाता है, वह पर कैपिटा इनकम पूछा जाता है जो स्थिर भाव पर निकाला जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता। लेकिन फिर भी करंट प्राइस वाला भी कंपैरेटिवली उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 2024-25 में भारत की प्रति व्यक्ति आय का क्या अनुमान लगाया गया है, 2,35,108 रुपए। और 2023-24 में अर्थात ठीक इससे प्रीवियस वाले वित्तीय वर्ष में 2,15,935 रुपए, अर्थात कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में, प्रचलित भाव में 8.9% के। ठीक है, तो ये अभी तक का जो हम लोगों ने ये पहला टॉपिक पढ़ा वो आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the chairman of Securities and Exchange Board of India सेबी इन फरवरी 2025, किसे किया गया भाई, तुहिन कांता पांडे जी हैं, मणिशंकर जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, या बलबीर सिंह जी हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, तुहिन कांता पांडे जी। ये समझते हैं इनके बारे में भी, तो ये रहे तुहिन कांता पांडे जी, जो अब सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे। इनके पहले ये जिम्मेदारी कौन पूरा कर रहा था, तो इनके पहले ये जिम्मेदारी पूरी की जा रही थी माधवी पुरी बुच जी के द्वारा। तो इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है और उसी के क्रम में फिर इनकी नियुक्ति हुई है। कितने साल की इनकी नियुक्ति हुई है, तो इनकी जो टेन्योर होने वाली है वो 3 साल की होने वाली है, या अगले आदेश तक। इससे पहले ये किस भूमिका में थे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं हमारे गवर्नेंस में, जिसमें से एक आता है कि 2019 से ये डीपम के सचिव रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के ये सचिव रहे हैं, और सितंबर 2024 में ये वित्त सचिव बने। तो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट में ये ऑलरेडी रह चुके हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ रिसेंट में बड़े बड़े घटनाएं हुए हैं, जिसमें से एक क्या था कि एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री की गई, डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, और दूसरा एलआईसी की सार्वजनिक लिस्टिंग की गई। इन दोनों ही प्रमुख घटनाओं में इनका प्रमुख योगदान रहा है, और शायद इसी कौशल को देखते हुए इन्हें सेबी जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण पद में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन थे? हु वेयर द रेसिपिएंट ऑफ नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड? तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन ए ताराचंद शर्मा जी, मायराम उनियाल जी और समीर गोविंद जमदग्नि जी। जमदग्नि, ठीक है, जमदग्नि। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड कौन देता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ठीक है, क्यों दिया जाता है? तो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो लोग इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जो योगदान दे रहे हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए और आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए इस अवार्ड का व्यवस्था की गई है, इसका निर्माण किया गया है। और उसी में इन व्यक्तियों को, इन 3 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है। तो वह 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले वैद्य ताराचंद शर्मा जी। तो वैद्य ताराचंद शर्मा जी ये रहे। क्या है ये? तो ये प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य हैं। ठीक है, ना ही नहीं, नाड़ी वैद्य हैं और लेखक हैं। जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला वो है वैद्य मायाराम उनियाल जी, ये रहे। और ये इन्हें क्यों मिला गया? क्योंकि ये दिव्य गुण विज्ञान के विद्वान हैं और 60 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, जो तीसरे व्यक्ति हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला, वह कौन है? वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि जी, जो व्याख्यान माला के संस्थापक हैं। ठीक है, इस अवार्ड में क्या मिलता है? तो प्रत्येक विजेता को प्रशस्ति पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, भगवान धनवंतरी की प्रतिमा मिलती है, मतलब प्रतिमा वाली ट्रॉफी मिलती है, और 15 लाख की धनराशि भी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में थर्ड SABA महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन द थर्ड SABA वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2025? SABA क्या है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? हम जीते हैं, हमारा प्यारा भारत जीता है। चलिए, तो ये रही हमारी टीम जिन्होंने साबा चैंपियनशिप जीता है। तो भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने 2025 में थर्ड साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और किसको हराया है? यह खिताब जीतने के लिए मालदीव को हराया है। भारत के 107 पॉइंट थे और मालदीव के मात्र 32 रह गए। ठीक है, यह प्रतियोगिता कब संचालित हुई? तो 23 से 26 फरवरी को यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह पहली बार था जब भारत ने साबा महिला चैंपियनशिप में भाग लिया। ठीक है, भाग लिया और जीत गए। 8 टीम खेल रहे थे, पहली बार भाग लिया और हम जीत गए। ठीक है, चलिए, आज का अंतिम टॉपिक है, फरवरी 2025 में चक्रवात गारांस ने किस फ्रांसीसी प्रवासी क्षेत्र को प्रभावित किया है? विच फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी? ओवरसीज टेरिटरी मतलब फ्रेंच के इर्द गिर्द नहीं, कहीं दूर पर यह टेरिटरी है लेकिन फ्रेंच की है। वाज हिट बाय साइक्लोन गारांस इन फरवरी 2025। तो कौन सा है भाई वो स्थान? तो इसका सही जवाब है ला रेयूनियन। ठीक है, कहां पर स्थित है? इंडोनेशियन के वेस्टर्न साइड में, मेडागास्कर के पास में ये रहा। अब ये जो ले रेयूनियन है, इसके बारे में एक खास बात और कि ये एक आइलैंड है, वोल्केनिक आइलैंड है, और इस रियूनियन आइलैंड का जो रोल है, इंपॉर्टेंस है, वो आपके दक्कन ट्रैप में बहुत ज्यादा है। आपको पता ही होगा, भारत के भौतिक विभाजन का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ये दक्कन प्लेट्यू का निर्माण कैसे हुआ था? तो क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर लावा का इरप्शन होता है इंडियन प्लेट पर, और यही लावा का जो इरप्टेड पार्ट है आगे चलकर जब सॉलिडिफाई हो गया, तब आज हमें ये दक्कन ट्रैप के रूप में मिल रहा है।
इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसकी वजह से और क्या हुए, काली मृदा का निर्माण हुआ और काली मृदा पर उगने वाले फसल भारत देश में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। तो ये जो लावा का इरप्शन हो रहा हुआ है, जिससे परिणाम स्वरूप आज हम ये सारी चीजें देख रही हैं, वो इसी रीयूनियन आइलैंड की वजह से हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये आज का अंतिम टॉपिक था और हमेशा की तरह सबसे अंतिम में रिवीजन वन लाइनर क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे, ऐसी अपेक्षा है। पहला क्वेश्चन, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम जो हाल ही में समाचारों में था, किन दो देशों को जोड़ता है? 2024 के लिए बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? और वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या थी? और भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन कहां हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। तो कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं कल फिर दोबारा मिलूंगा भारत जीएस के इस डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।